मित्रों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आपका स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम इस डिपार्टमेंट के एक बहुत ही मशहूर और सीनियर प्रोफेसर कृष्णा सारस्वत जी से इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं। हम इनके चैम्बर के सामने खड़े हैं और प्रोफेसर साहब अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। प्रोफेसर कृष्णा सारस्वत बहुत ही मशहूर प्रोफेसर हैं। सर नमस्ते, मैं व्यास जी। नमस्ते। मीडिया से आप किससे बातचीत करने के लिए आया हूँ, कृपया बैठे। तो आप देखें, पहले चैम्बर का एक विहंगम दृश्य देखें। प्रोफेसर साहब अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे थे और चूँकि रिसर्च से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, अभी बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आपका बहुत दुनिया भर में नाम है। मैंने अभी आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन पहले से मैंने कहा था कि आपसे कुछ बातचीत करूंगा। तो मैं प्रोफेसर साहब से बातचीत शुरू करूं, इसके लिए मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया आप बैठें और हम लोग कुछ बातचीत आपके साथ करना चाहेंगे। प्रोफेसर साहब ने 100 के आसपास लोगों को पीएचडी की डिग्री दिलवाई है। इतने लोगों ने इनके अंडर में रिसर्च किया है और इनके दर्जन से ज़्यादा पेटेंट्स हैं और दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत ही सुविख्यात नाम है। बहुत सारे सरकारों को आप एडवाइस कर चुके हैं, कंसल्ट लोग करते रहते हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में आप जाते रहते हैं। हमारे देश में भी सेमीकंडक्टर के कारखाने मैं कहना चाहूँगा लग रहा है गुजरात में, और सेमीकंडक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। तो प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। कृपया हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आप किस प्रकार से यहाँ के टीचिंग फैकल्टी में कैसे आए और आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, वगैरह वगैरह। मेरा जन्म पिलानी राजस्थान में हुआ था। मेरे पिताजी वहाँ पढ़ाते थे। तो पहले किंडरगार्टन से लेके और बैचलर्स तक मेरी एजुकेशन वहीं हुई थी। उसके बाद मैं सीधा स्टैनफोर्ड में आ गया और स्टैनफोर्ड से मैंने मास्टर्स की एमएस डिग्री ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मास्टर्स के बाद मैंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स डालस में काम किया 1.5 साल तक। फिर मैं वापस स्टैनफोर्ड आ गया और पीएचडी करी और 1975 में ख़त्म करी पीएचडी। और उसके बाद मैं 6-7 साल तक एज ए रिसर्च स्कॉलर मैंने स्टैनफोर्ड में काम किया और उसके बाद फैकल्टी में मेरा एज ए प्रोफेसर 1983 में 1983 में मैं यहाँ प्रोफेसर बन गया और तब से स्टैनफोर्ड में ही हूँ मैं। नहीं तो क्या सीधे यहाँ प्रोफेसर बना जा सकता है? कुछ प्रक्रिया होगी? नहीं, क्योंकि मैं एज ए रिसर्च स्कॉलर 7 साल तक रहा, रिसर्च एसोसिएट, सीनियर रिसर्च एसोसिएट और मैंने काफ़ी पेपर्स पब्लिश किए, काफ़ी इन्वेंशंस किए। तो उसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने मेरे को डायरेक्टली रिसर्च प्रोफेसर की पदवी दे दी और कुछ साल बाद नॉर्मल प्रोफेसर बन गया मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो भी पब्लिकेशंस हैं, अभी तक संभवतः आपके पब्लिकेशंस 700-800 से तो कम ना होंगे। मैंने करीब 860 पेपर्स पब्लिश किए हैं। तो उस समय भी जब आप रिसर्च एसोसिएट बने होंगे, उस समय भी आपने काफ़ी पेपर्स पब्लिश किया होगा, यानी आप एक नाम हो गए होंगे, इसलिए सीधे आपको प्रोफेसर बनाया गया। हाँ, तो मैंने सिर्फ पेपर्स ही पब्लिश नहीं किए, पर इस तरह के किए कि एकदम से नई चीज़ में, जिसमें कि स्टैनफोर्ड में कोई किसी भी तरह की कोशिश नहीं हुई थी मेरे उसके पहले। तो उस फील्ड में मैं लीडर बन गया। कुछ बताना चाहेंगे क्या फील्ड था? मैं जब एक जो चिप होता है उसमें ट्रांजिस्टर होते हैं और कनेक्शंस होते हैं, और उस टाइम सारा एफर्ट था कि ट्रांजिस्टर का जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाओ, बेहतर करो। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो कनेक्शंस होते हैं जो कि सड़क की तरह होते हैं एक शहर में, उनमें भी दिक्कत आ सकती है।
तो मैंने थ्योरेटिकल पेपर्स पब्लिश किए और बाद में एक्सपेरिमेंटल वर्क किया, ये दिखाने के लिए कि जो आज से 20-30 साल बाद जो जो चिप्स बनेंगे उनमें जो दिक्कत पड़ेगी वो ट्रांजिस्टर में नहीं पड़ेगी, वो कम्युनिकेशन में ज़्यादा होगी, और लोगों ने सोचा ही नहीं था उसको। तो उसमें उस फील्ड में मैं एकदम से दुनिया भर में आगे बढ़ गया, और उसकी वजह से मेरे को इन्होंने अच्छी तरह से रिसर्च प्रोफेसर की पदवी दे दी। तो देखिए मित्रों, आप प्रोफेसर साहब को सुन रहे हैं, हिंदुस्तान से आए थे, यहाँ पे पीएचडी किया, पढ़ाई की, कुछ जॉब भी किया, और इतना ज़्यादा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आपने काम किया। वो जो चिप्स की बात कर रहे हैं थोड़ा टेक्निकल है, बहुत सारे लोग जो हम में से नॉन टेक्निकल है नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सीधे प्रोफेसर के रूप में ऑफर आपको मिला, और इस प्रकार से आप स्टैनफोर्ड के एक बहुत ही मशहूर प्रोफेसर के रूप में अभी भी काम कर रहे हैं, जो दुनिया के विभिन्न देशों में आप जाते रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाते रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पे टीचिंग फैकल्टी जो 2300 के आसपास जब मुझे आपके पोर्टल से पता चला है, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, प्रमोशन का प्रोसेस क्या है टीचिंग फैकल्टी में आने के लिए? तो आजकल अगर हमको किसी को प्रोफेसर की पदवी में या उस रैंक में लेना है तो हम एडवर्टाइज़ करते हैं। एडवर्टाइज से कम 200-300 लोग नहीं तो अप्लाई पहले करते तो हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनाते होंगे नाम। हम वो पूरा बता रहा हूँ आपको, 200-300 लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से हम एक को चुनते हैं जिसने कि पीएचडी करी हो और उसके काम में ये हो कि ये लीडर बनेगा आगे जाके, और उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की पदवी देते हैं अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कोई सीनियर आदमी है, कोई आईबीएम से या बेल लैब से, या कोई सीनियर आदमी है जिसने ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स पब्लिश कर दिए हैं, तो उनको हम डायरेक्टली प्रोफेसर बना देते हैं, जैसे कि मैं बना था। नहीं तो जो 300 लोगों ने अप्लाई किया, तो उसमें से एक को कैसे चुनते हैं, प्रक्रिया क्या तो है? 3 कमेटी बनती है जिसमें कि प्रोफेसर्स होते हैं और 1-2 स्टूडेंट्स भी होते हैं। वो कमेटी देखती है आपके रेज्यूमे पर और आपके रिकमेंडेशन लेटर्स पर, और उसमें 300 में से पहले 30 में से 10 में से फिर 6, उन 6 लोगों को हम कैंपस बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, एक एक करके, और हर एक एप्लीकेंट 2 दिन लगाता है यहाँ। वो अपनी एक स्पीच देते हैं टेक्निकल, उसके बाद प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स मिलते हैं उनसे और अपना अपना फीडबैक देते हैं, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं किसको चूज़ किया जाए। उसके लिए भी कमेटी होती है, और फिर उनको ऑफ़र देते हैं। अच्छा, तो जरा समझना चाहेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर से आमतौर से शुरुआत होती है, तो प्रमोशन का भी कोई सिस्टम होगा आपका? तो 6 साल बाद अगर फ्रेश कोई पीएचडी है या 1-2 साल का एक्सपीरियंस है बस, तो उसको 6 साल मिलते हैं कि अपनी रिसर्च इस्टेब्लिश करो, स्टूडेंट्स लाओ, पेपर पब्लिश करो, और ये दिखाओ कि जो तुमने स्टैनफोर्ड में रिसर्च करी है वो नए एरिया में है और लीडिंग रिसर्च है। तो उसको देखते हुए फिर अगर वो अच्छा लगता है तो आपको परमानेंट बना देते हैं और आपको एसोसिएट प्रोफेसर की पदवी दे देते हैं, और एक बार आपको परमानेंट बना दिया तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। ज़िंदगी भर के लिए आप एकदम से परमानेंट हो गए। तो जिंदगी भर का मतलब हुआ कि यहाँ कोई रिटायरमेंट का उम्र वगैरह तय नहीं है? प्रोफेसर के लिए कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। तब कैसे लोग कभी न कभी तो लोग टीचिंग फैकल्टी से हट ही जाते होंगे, क्या नहीं, तो प्रक्रिया? जैसे मेरी अब उम्र 77 साल हो गई है, तो इस साल के एंड में मेरे को लगता है कि मेरी इतनी ताकत नहीं है जो एक यंग आदमी कर सकता है, तो मैं रिटायर हो रहा हूँ। लोग बाग खाली नहीं बैठते हैं, उनको शर्म आ जाती है। यानी देखिए साथियों कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर कह रहे हैं कि उनकी इच्छा है कि वो रिटायर हों। मैं नहीं समझता कि भारतवर्ष में हमारे प्रोफेसर्स कोई बोलेंगे कि हमारी इच्छा है अब हम रिटायर हों। ये अपनी इच्छा से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी इनको रिटायर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि जब तक आप की जो कॉग्निटिव फैकल्टी जिसको हम कहते हैं बेहतर है, तब तक लोग चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ काम करें।
क्योंकि मैं तो हेल्थ में रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ प्रोफेसर्स का मिलना हेल्थ में, खास करके मेडिकल कॉलेजों में, बहुत ही कठिन रहा है, इसलिए हम लोग एज बढ़ाते रहते हैं। और ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में उसमें जुड़े भी रहें। लेकिन आप स्वयं सुन रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम खुद रिटायर होना चाहते हैं, हम 77 साल के हो गए और अब थोड़ा सा कुछ अन्य काम करना चाहेंगे, आराम करना चाहेंगे। तो प्रोफेसर साहब से हम लोग जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ के, यानी हिंदुस्तान के जो आईआईटी वगैरह है, जैसे आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो हमारे यहाँ जो आईआईटीज़ हैं या जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा विश्वविद्यालय, वहाँ के जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, क्या स्टैनफोर्ड के बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, इंजीनियरिंग के अलावा 6 और स्कूल्स हैं, मेडिसिन का है, लॉ का है, मैनेजमेंट का है, एजुकेशन का है, सस्टेनेबिलिटी का है, तो क्या कहीं पे आने की कोई संभावना होती है क्या, और आती होते हैं क्या, लोग हैं क्या यहाँ पे? तो मेरे जैसे तो बहुत लोग हैं। जब मैं आया था स्टैनफोर्ड में, सिर्फ 3 हिंदुस्तानी थे पूरे स्टैनफोर्ड में फैकल्टी में। आज आपको 100 से भी ज़्यादा मिल जाएंगे, पर उनमें से मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने बैचलर्स या अप टू मास्टर्स हिंदुस्तान में करी और उसके बाद यहाँ आके पीएचडी करी, और यहाँ आके भी टॉप यूनिवर्सिटी में पीएचडी करी। स्टैनफोर्ड, एमआईटी, बर्कले, कैलटेक, उस जगह जाकर पीएचडी करी और यहाँ थोड़ा बहुत काम किया किसी जगह अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए, स्वतंत्रता दिखाने के लिए, और उसके बाद उनको मौका मिलता है। तो अगर किसी ने हिंदुस्तान से पीएचडी करी है तो अगर उसके पास बहुत सारे उसके पब्लिकेशंस हैं और अवार्ड्स वगैरह मिले हैं तो हो सकता है उनको पोजीशन मिल जाए यहाँ, पर जनरली पॉसिबल नहीं है। जब आपने पीएचडी की चर्चा की और आपके अंडर में 100 के आसपास लोग पीएचडी कर चुके हैं, और आपने ऐसे बातचीत में मुझे बताया था कि यहाँ पे मेन एडवाइज़र का रोल होता है, जिसको हम गाइड कहते हैं इंडिया में, और सेकेंड एडवाइज़र भी होते हैं, जो आप सेकेंड एडवाइज़र के रूप में भी रह चुके हैं। तो आप ज़रा हमें कुछ समझाना चाहेंगे कि जिनका पीएचडी में दाखिला होता होगा, उनके लिए फंडिंग का इंतजाम वगैरह कौन करता है? तो फंडिंग की सारी जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी के ऊपर होती है, और यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी होती है गाइड के ऊपर, जिसको आप गाइड बोलते हैं, हम एडवाइज़र बोलते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट को मेरे को पीएचडी करानी है तो उसके लिए $1,50,000 एक साल के लिए चाहिए, और अगर जनरली 4-5 साल लगते हैं बहुत बड़ी पीएचडी रकम में, है। तो उसकी सारी जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी पे और गाइड पे होती है। तो उसके लिए मेरे को प्रपोज़ल लिखने पड़ते हैं, जाके झोली फैलानी पड़ती है इंडस्ट्री के सामने, और इंडस्ट्री देखती है अगर आपने अच्छा काम किया है और उनको ज़रूरत है तो वो देते हैं पैसा अच्छी तरह से। इसका मतलब ये हो कि अगर गाइड बहुत मशहूर नहीं होंगे हाँ, तो फिर तो उनको फंडिंग मिलने में दिक्कत ही होती है। यूनिवर्सिटी उनको हेल्प करती है, सहायता देती है, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं किसी यंग आदमी को या औरत को, तो उन्होंने इतने पेपर्स नहीं पब्लिश किए हैं, तो यूनिवर्सिटी के पास जो फंडिंग है उसमें से उनको देती है शुरू में। तो पेपर पब्लिश करने के लिए यहाँ पे रिसर्च का बहुत सारा काम करना पड़ता होगा, लैब बढ़िया होंगे यहाँ पे। हमारी जो एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी, थ्योरेटिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत फेमस है दुनिया भर में। तो लैब वगैरह यहाँ पे बहुत उन्नत किस्म का होगा। बिल्कुल, हमारी जो मेरे एरिया में जो लैब है वो दुनिया में मशहूर है कि किस तरह की ट्रांजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स या फोटोनिक्स या सोलर सेल पे किस तरह के मटेरियल्स लगाओ, कौन सी डिवाइसेस बनाओ और किस तरह के सिस्टम्स बनाओ, सब चीज़ों पर वो रिसर्च होती है। अच्छा, आपका क्षेत्र सेमीकंडक्टर का है। हमारे जैसे लेमैन जो नहीं जानते सेमीकंडक्टर क्या है, तो उनको बताना चाहेंगे कि क्या होता है सेमीकंडक्टर, क्या इस्तेमाल है उसका? तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, चाहे आप टीवी देखो, चाहे ये कैमरा देख लो, सेल फोन, कोई भी, उनका जो हार्ट होता है वो होता है सेमीकंडक्टर चिप। उसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं और भी तरह तरह की डिवाइसेस होती हैं जो कि जिनके इस्तेमाल से आप जो सिग्नल्स होते हैं उनको प्रोसेस करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू फोटॉन्स, और भी तरह की चीज़ें।
तो उन सब के लिए आपको चाहिए सेमीकंडक्टर्स। और उस अब आज के ज़माने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेमीकंडक्टर्स, ना कि सोना, ना कि चांदी, ना कि हीरे जवाहरात, ना कि पेट्रोलियम। तो अभी आपने सुना प्रोफेसर साहब को, जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम है दुनिया के स्तर पे, तमाम विश्वविद्यालयों में जाते हैं, सरकारों को जैसा मैंने पहले भी कहा एडवाइस देते हैं, और हमारे देश में भी सेमीकंडक्टर का काम नाम कुछ शुरू हुआ है। तो मुझे बहुत सारी बातें आपसे पूछनी हैं, लेकिन इस छोटे से वीडियो में संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम दूसरा पुनः इंटरव्यू लेंगे आपका अलग से। और आपको प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, कृपया लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगले वीडियो का इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।